नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें आज की दी हिंदू मिल जाएगा आपको, और जो कल का छूट गया था उसको मिल जाएगा। यानी दोनों दिन का एक साथ एनालिसिस कर दे रहा हूँ। कल कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं कर पाया। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों दिन की एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो PDF भी आपको आज दे दूँगा सारे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत में आए, उनका नाम है लॉरेंस वोंग। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत में आए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद का जो हाउस है वहाँ पे बैठक हुई, वार्ता हुई। वहाँ पे जब वार्ता हो रही थी उसी दौरान कई सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें से एक एग्रीमेंट की तो बात कर लेंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए। एक बात खास निकल के आई, वो ये है कि उन्होंने भारत सरकार को इनवाइट किया है कि आप आइए और मलक्का स्ट्रेट में हमारे साथ पेट्रोलिंग करिए और पेट्रोलिंग करने में हमारा सहयोग करिए। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? पुलिस पेट्रोलिंग क्यों करती? ताकि देखती है कि आसपास सुरक्षा बनी है कि नहीं है, कोई चोर और ये तो नहीं आ रहे इधर उधर चोरी वोरी कर लें या कब्जा कर लें। तो भारत सरकार को इन्वाइट किया है कि जो मलक्का जल संधि है उसको पेट्रोलिंग करें। आपको पता होना चाहिए कि मलक्का जो जल संधि है, जिससे कि साउथ चाइना ईस्ट सी में जाते हैं, प्रशांत महासागर में जाते हैं, उसको जोड़ता है। यहाँ से ट्रेड होता है और दुनिया के एक बहुत बिजी अपने आप में एक ये जल संधि है, ठीक है ना। खूब ट्रेड होता है यहाँ से। इसकी जो पेट्रोलिंग करते हैं इंडोनेशिया करता है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इनके बीच में आती है ये। तो मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये तीन पेट्रोलिंग करते हैं। अब भारत भी इसको इन्वाइट किया गया है, ठीक है, ओके। एग्रीमेंट कौन से हुए वो देख लें, फिर इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। एग्रीमेंट अभी जो हुए हमारे और सिंगापुर के बीच में, ग्रीन शिपिंग को लेकर हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हुआ कि AI में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। सबमरीन बनाने में एक दूसरे का सहयोग होगा। मैरीटाइम जो सिक्योरिटी होती है, जो समुद्री सुरक्षा होती है, डाकुओं से सुरक्षा जो है ना, ये डाकू वगैरह होते हैं चोरी वोरी कर लेते हैं, उनसे सुरक्षा करने की तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है। स्किलिंग की बात होती है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसकी बात होती है। एक एग्रीमेंट ये होगा कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, जो हमारे जो न्यूक्लियर जो थर्मल प्लांट होते हैं उनमें जो एनर्जी दी जाती है बिजली बनाने के लिए, उन सब की बात हो रही। तो ये सारे एग्रीमेंट हुए, ठीक है। अब बात करें कि हमारे लिए जो इन्वाइट किया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। पहली बात देखिए, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने की काम करती है मलक्का जल संधि। किसे? इंडियन ओशन को प्रशांत महासागर में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो व्यापार होता है समुद्री व्यापार, हमारे समुद्री व्यापार का 60% लगभग इसी मलक्का जल संधि से होता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि व्यापार हमारा होता है। दूसरा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि चीन अपना जो भी कच्चा तेल आयात करता है अपने देश में, चीन जितना भी कच्चा तेल आयात करता है उसका 80% लगभग, टोटल का 80% इसी मलक्का जल संधि से होकर जाता है उसके पास। समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा यह कंट्रोल ज़्यादा बढ़ेगा, हमें हमारा प्रभाव इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेगा। और हमें इन्वाइट इसलिए किया है क्योंकि हमारा हिंद महासागर प्रभाव अच्छा है, हमारी नेवी अच्छी है यहाँ पे मजबूती से। तो जब हमारा वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा तो जब भी कोई चीन चाइना प्रॉब्लम करेगा हिमालय की ओर, अगर वो प्रॉब्लम करेगा ना, हमें हिमालय में टेंशन देगा, हम उसको यहाँ टेंशन दे देंगे। क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी से ही सब कुछ चलेगा। एनर्जी नहीं होगी ना तो हम आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे, ना आप हमें देख पाएंगे, ना दुनिया में वॉर तो ख़त्म हो ही जाएंगे, समझ लीजिए। तो अगर वो इधर टेंशन देगा तो हम इधर घिर लेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा मोतियों की माला। चीन का एक जो प्रोजेक्ट है मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि इंडिया को उसके पड़ोसी देशों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहा है और एक घेरा बना रहा है। जैसे कि कोको आइलैंड था, वहाँ पे पहुँच गया चीन। जो म्यांमार का कोको आइलैंड है, श्रीलंका का हम्बन टोटा है, वहाँ पहुँच गया। मालदीव में पहुँचा है ना, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, और ये सब। तो इन सब में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा, भारत को घेरा है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ ठीक है हमारी। और हमने इसको चीन को काउंटर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी। नेकलेस जो गले का हार होता है उसको कहते हैं डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी, यानी कि हीरो का हार रणनीति, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से उसको कंट्रोल करने का काम हम कर रहे हैं। तो ये डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी है, इसी की ओर उठाया गया एक कदम माना जाएगा। अगला है ब्लू इकॉनमी को प्रमोट मिलेगा इससे, ब्लू इकॉनमी। इसके अलावा हाँ, इंडिया और जो साउथ ईस्ट के जो देश हैं, साउथ ईस्ट के जो 10 देश हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं समझिए। चैलेंजेस ये हैं कि देखो, सिंगापुर ने तो इनवाइट कर दिया,
लेकिन सिंगापुर ने इंडोनेशिया से पूछा है या फिर मलेशिया से पूछा है, तो ऐसा कोई कंफर्म हो नहीं रहा है ना। तो अभी चिंता ये हो सकता है ये विरोध करें कि क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ रहा है तो लोग विरोध करेंगे ना। दूसरे चाइना एंगल, चाइना तो इस चीज़ को कभी नहीं स्वीकार करेगा कि भारत का यहाँ प्रभाव बढ़ जाए, भारत सीधा हमारे पास आ रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा ना। तो चाइना वाला एंगल आ जाएगा। अगला ये आ जाएगा कि हमारा खर्चा भी होगा, क्योंकि हमारा एक निश्चित जो संख्या में सैनिक होंगे, हमारा जो सामग्री होगी उसको डिप्लॉय करना होगा वहाँ पे, जहाज़ होंगे है ना, और ये नेवी वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय रहेगी, तो खर्चा तो बढ़ेगा। लेकिन खर्चा वर्चा होगा, चिंता है वो सब चीज़ें, उससे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा प्रभाव बढ़ेगा। भारत एक महाशक्ति है और महाशक्ति का प्रभाव हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सब खबर समझ में आई होगी आपको। और सिंगापुर तो इतना इम्पोर्टेंट है ही, हर मामले में आप जानते ही हो, कई सारे डेवलप्ड कंट्री है, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। ओके, अगला खबर आई है, हाँ, NIRF रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इसका PDF है जर्नी टू IAS पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, चैनल के अंदर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग आई है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। जो शिक्षा मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो इसको जारी करती है। बस 2015 से इसको जारी किया जा रहा है। तो उसमें टॉप 10 रैंक में कुछ हमारी संस्थाएं आई हैं, IIT आई हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी इंपॉर्टेंट, इतना याद करना है। पहले नंबर पे IITM यानी IIT मद्रास आई है, दूसरे नंबर पे IIT बेंगलुरु है, तीसरे नंबर पे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु और IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली आ जाती है, फिर कानपुर, ये सब। तो 3 याद करनी है। देखो यहाँ इतना याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन 2024 में भी ऐसे पूछा था कि NIRF की रैंकिंग के हिसाब से पहले नंबर पे कौन, उस समय मद्रास पहले नंबर पे था। 2024 में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था, नहीं 2024 में पूछा था, 2021 या 22 में पूछा था। हाँ ठीक है, हाँ तभी पूछा था, बिल्कुल। अगली खबर देखिए, अगली खबर है इजराइल और गाजा की। जो देखो ये मुद्दा तो ऐसा है कि सदाबहार हो गया, हमेशा से चल रहा है। तो आपको क्या देखना है, अपडेट इतना है कि इजराइल ने गाजा शहर पे बमबारी शुरू कर दी है और गाजा शहर को अब वो कब्जा करके रहेगा, उसने बोल दिया है, ठीक है। इतनी खबर है। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक आप जाओगे तो 1948 से लेके आपको पढ़ोगे जियोस और ये फ़िलिस्तीन का क्या मैटर है, इन सबको देखना होगा। अभी कुछ समय पहले वॉर चलता रहा, ये आपको पता होगा। कुछ समय इजराइल ने ये डिसीजन लिया, उसकी कैबिनेट ने, कि हम गाजा पट्टी को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, पूरा कब्जा हमें करना है बाई फोर्स, ठीक है। ये भी सुन लिया आपने। तो अभी ये रिसेंट में ये डेवलपमेंट है और कुछ खास नहीं है। आपको क्या करना है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का ये मैटर पूरा पढ़ना है। फिर भारत की स्ट्रेटजी क्या है, भारत की अप्रोच है 2 स्टेट थ्योरी। भारत इजराइल को भी कहता है कि इजराइल भी होना चाहिए, फ़िलिस्तीन भी होना चाहिए। जबकि इजराइल कहता है फ़िलिस्तीन हम नहीं रखेंगे, फ़िलिस्तीन कहता है इजराइल नहीं रहेगा, अरब राष्ट्र कहते हैं फ़िलिस्तीन रहेगा और सब ख़त्म कर देंगे। ये सब चीज़ें हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको सही से पढ़ना है स्टैटिक। अब हम इसको बताने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अननेसेसरी चीज़ें हैं। एक बार कर लोगे जीवन भर के लिए सुख पाओगे आप, है ना। टेक्नोलॉजी एक अगली खबर है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025। भारत सरकार ने एक रोड मैप लॉन्च किया है, कौन सा, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025। और ये जो ब्लूप्रिंट है अगले 15 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको 15 सालों के लिए क्यों लॉन्च किया गया, तो हमें डिफेंस में बहुत मजबूत बनना है। आपको पता है कि इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, उत्तर में चाइना, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, और दोनों ही परमाणु बम से संपन्न राष्ट्र हैं। अगर इनसे हमारे संबंध तो अच्छे नहीं हो सकते, कभी अच्छे हैं भी, लेकिन कब धूर्तता दिखा दें कोई बात कह नहीं सकते ना। क्योंकि पहले संबंध अच्छे हुए, मामल्लमपुरम में हम लोगों ने झूला झूला एक साथ बैठ के, और एक ही साल बाद 2020 में गालवान घाटी क्लैश हो गया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हुआ क्या, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट पे बात करनी है। उसकी जो डिटेल है वो आप कभी भी पढ़ते रहो, उससे कोई इशू नहीं है। ये ब्लूप्रिंट क्या है, ए इसमें ऑप्शन है कि मतलब 15 वर्ष में अपना ब्लूप्रिंट है कि अपनी जो मजबूती करनी है डिफेंस में। देखो ए ऑप्शन न्यूक्लियर डिटरेंस। देखिए न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है,
इसमें एक बात आती है कि क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस। जब हमने न्यूक्लियर पॉलिसी भी जारी की थी तो उसमें एक शब्द आया था क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस, यानी कि विश्वसनीय न्यूनतम क्षमता डेवलप करनी है। यानी कि हमें परमाणु के क्षेत्र में इतनी क्षमता डेवलप करनी है कि हम चीन को भी काउंटर कर सकें, हम पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकें, अपने हितों को सुरक्षित कर सकें, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो न्यूक्लियर डिटरेंस करना है हमें, और डिटरेंस कैसे होगा, ये तो लक्ष्य था। देखो पहला एक इसमें आ जाएगा न्यूक्लियर आर्सेनल है, उनको सेफ रखना है। जो भी परमाणु हमारे पास संसाधन है परमाणु बम में, उनको सुरक्षित रखना है। और इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए उनको सुरक्षित उस दौरान भी रखना है कि जब कोई हम पे अटैक कर रहा है, क्योंकि अगर कोई हम पे न्यूक्लियर का अटैक कर रहा है तो उसमें बच पाना कितना मुश्किल है। आप उसको रिटेलिएट तो तभी करोगे जब आप सुरक्षित रहोगे। तो आपके एटम ये सब सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप रिटेलिएट कैसे करोगे। तो इसलिए न्यूक्लियर आर्सेनल को सेफ रखना है। ये अगला है कि एडवांस डिलीवरी प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। डिलीवरी प्लेटफॉर्म का मतलब सीधा है कि हमें अगर हमें किसी हेलीकॉप्टर जो जेट होता है, एयरप्लेन जो फ्लाइट जेट होता है, उसके माध्यम से मिसाइल फोड़नी है, एटम बम वो भी फोड़ सकें, सबमरीन से फोड़ना है तो वो भी, है ना। उसके अलावा एयरक्राफ्ट हुआ, मिसाइल के माध्यम से डायरेक्ट गिराना है, तो कैसे भी हो कर सकें। तो ये एडवांस डिलीवरी सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, इस पर काम करना है। और है न्यूक्लियर C2, इसका मतलब कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके। एक होता है CBRN डिफेंस टूल्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो रेडिएशन निकलेगा, किसी ने गिरा दिया हमारे ऊपर, उससे रेडिएशन निकलेगा, उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे रोकोगे। तो इन सब विषयों पे काम करना अच्छे से, उसके लिए रोड मैप है 15 वर्षों का। अगला दूसरा पॉइंट इसमें कि हमें ड्रोन वॉरफेयर मजबूत करना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करना है। क्योंकि क्यों करना है ड्रोन टेक्नोलॉजी, वर्तमान में आप जो वॉर देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन रसिया का वॉर देखो, चाहे गाजा पट्टी और आप ये इनका इजराइल का वॉर देख लो, इवन अभी रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में जो एक्शन हुआ हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ, उसमें भी ड्रोन का कितना यूज किया गया। ड्रोन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि घर बैठे आप दुश्मन को बर्बाद कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस एक बटन दबानी है, भेज देना है। और ड्रोन तो अपने आप में आत्मघाती होते ही जाएंगे, वहीं फूट जाएंगे, आपके सर पे जाके फूट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो वर्तमान युग ड्रोन का युग है। वॉर का जो पैटर्न है पूरा बदल चुका है। अब सिर्फ ड्रोन का प्रयोग हो रहा है बढ़िया से, क्योंकि कोई नहीं अपने जान माल की हानि करना चाहते। सस्ते ड्रोन बन जाते हैं, जाके फोड़ दो। चाहे ईरान में आपने देखा होगा ना, अब जैसे लॉन्ग रेंज के हमें ड्रोन चाहिए, लॉन्ग रेंज के, ताकि यहाँ से बैठे बैठे सीधे इस्लामाबाद में ड्रोन फेंक दो, है ना, वहाँ की जो PM उनके सर पे फेंक दो सीधा। काउंटर ड्रोन मेजर्स होने चाहिए। इसका मतलब ना सिर्फ फेंक दो, मतलब उधर से जो आ रहे हैं ड्रोन तो उनको भी रोक पाओ, क्योंकि आपने उसके ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो फेंक रहा है, उसको भी तो बचाना है ना, नहीं तो अपने लोगों की जान चली जाएगी। पता चले उधर जान ले ली, इधर जान गंवा दी, शक्ति संतुलन हो गया। ऐसा नहीं करना है, सरप्लस में रहना है तो काउंटर ड्रोन मेजर्स भी उठाने होंगे। अब वॉर देख ही रहे हो, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे इस मामले में, इन सब चीज़ों में। तो ये भी है। तो आई होप ये भी खबर क्लियर हो गई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक छोटी सी खबर है, उसको देखिएगा। वो खबर है सैरेवो क्या है, देखो। हाँ, कई बार क्या होता है, आपको चोट लग गई दिमाग में, आप कहीं गिर पड़े, सीढ़ियों से गिर पड़े, दिमाग में चोट लग गई, कोई ब्लीडिंग वगैरह अंदर हो गई है ना। आप कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट में खेल रहे हो, तो उसमें चोट लग जाती है। कभी कभार ऐसे ही कहीं गिर पड़ते हो, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, चोट लग गई, सर में कुछ मार दिया, या कभी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में तो बहुत ही ज़्यादा केस आते हैं कि दिमाग में लग जाती है। तो इस वजह से अंदर जो होती है इंजरी हो जाती है। और इसको पता करने का फिर एक ही तरीका होता है कि CT स्कैन किया जाए या फिर MRI किया जाए, MRI या CT स्कैन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक CT स्कैन MRI की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो इंजरी है किस लेवल की है दिमाग में। और साथ ही साथ ये महंगी भी होती है। इसकी चुनौती क्या है, ये महंगी होती है। इसके अलावा रेडिएशन निकलता है। CT स्कैन MRI कराना बार बार बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि रेडिएशन निकलता है, आपके दिमाग में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, वो भी नुकसान करता है। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि पोर्टेबल नहीं होता, हर जगह नहीं हो पाता। इसके लिए खर्चे की आवश्यकता होती है। हर एक हॉस्पिटल में ये चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं, CT स्कैन MRI वगैरह करने वाली है ना। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। तो अभी क्या हुआ, अभी इसी के लिए एक स्वदेशी तकनीकी डेवलप की गई, मैंने हमारी भारतीय तकनीकी है उसको डेवलप किया है, उसका नाम है सेरेवो,
REBO, सेरेबो, ये ट्रोमेटिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आपकी मस्तिष्क में कोई चोट आई है, छोटा सा डिवाइस है, सीधा ऐसा आगे लगाया जाएगा और तुरंत विदिन मिनट, 1 मिनट में आपको बता देगा कि आपके दिमाग में इंजरी कहाँ कैसी है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है, सब कुछ बता देगा 1 मिनट में। इससे लाभ ये कि सस्ती है, सुलभ है, हर जगह इसको पहुंचाया जा सकता है। इवन छोटे छोटे हॉस्पिटल वहाँ भी उपस्थित हो सकती है, वो तुरंत बता देंगे। नहीं तो पता चलता है कि छोटे छोटे हॉस्पिटल बता नहीं पाते हैं और बड़े तक पहुंचने में समय लग जाता है, कभी कभी खर्चे की भी बात आती है, तो इससे मुश्किल आ जाती है, फिर ये चोट बढ़ जाती है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना। तो सेरेबो तकनीकी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना पॉइंट पीटी के पॉइंट से याद रखना कि सेरेबो तकनीकी क्या है ना। ओके, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाओ इसको, ठीक है। अगला है सिकल सेल बीमारी, सिकल सेल डिजीज़ की बात हो रही है। देखिए सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है पहले वो समझिए, फिर इसका डायमेंशन क्या है उसको समझते हैं। सिकल सेल डिजीज़ सीधा ये तो जो आपके शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उस ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की वजह से लाल रंग होता है। छोड़िए, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे ट्रक क्या काम करता है, ट्रक में सामान डालो, एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रखता है अपने, उसको लोड करता है ऑक्सीजन को, और पूरी बॉडी में उसको भ्रमण करता है। पूरी बॉडी में हर एक कोशिका को, जितने भी हर एक कोशिका के रूप में कस्टमर हैं, सभी को ऑक्सीजन दे के आता है, खाना पीना उनको दे के आता है। वो अपना काम चलाते हैं, ATP बनाते हैं, अपना धूमधाम से काम चलाते हैं, ठीक है, छोड़िए। ये होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये गोल आकार का होता है, तो अच्छे से काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये इसका जो आकार है हसिया जैसा हो जाता है, जो हसिया नहीं होता है, इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का हसिया। तो इससे फिर ये काम कर नहीं पाता है, जिससे कि हर एक अंग में खून नहीं पहुंच पाता है, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो शरीर में दर्द होगा ना, प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। ये सब होता है, बॉडी में दर्द रहता है। तो ये समझ में आया। अभी क्या हुआ, आपने सुना होगा RPWD एक्ट है 2016 का, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ, जो दिव्यांगजनों के जो अधिकार हैं उनको लेकर एक कानून बना था वर्ष 2016 में। उसमें ये भी बताया गया था कुल मिलाकर के 21 प्रकार की दिव्यांगता की कैटेगरी हैं। जो दिव्यांग लोग होंगे 21 प्रकार की कैटेगरी हैं। तो अभी रूल्स आए 2024 में, उसी एक्ट के माध्यम से 2024 में जब रूल्स आए तो उसमें ये भी कह दिया कि जो सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है, सिकल का मतलब हंसी होता है, सिकल सेल डिजीज़ है ना, तो उसको भी दिव्यांगता के एक तरीका माना जाए। वो भी एक दिव्यांगता है, विकलांगता है, दिव्यांगता है, ठीक है ना, डिसेबिलिटी है। अब जब डिसेबिलिटी है तो इनको भी वो लाभ मिलने चाहिए, ये चीज़ें आई। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही, समस्या ये आ रही कि दिव्यांग जो लोग होते हैं उनको 4% रिजर्वेशन मिलता है, 4%, लेकिन ये जो है इनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। देखो दिव्यांग कोई भी हो, लेकिन ये भी तो एक दिव्यांगता ही है ना, ये जीवन भर प्रॉब्लम रहती है, ये सिकल सेल डिजीज, और जीवन भर परेशानी होती है। लेकिन अंतर सिर्फ ये हो जाता है कि दिखती नहीं है और दिव्यांगताएं दिख जाती हैं। तो इनको दूसरी प्रॉब्लम इसलिए भी होती है कि सर्टिफिकेट की समस्या, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो इनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, और सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो चीज़ें दिख नहीं पाती हैं। तो इसमें कुछ सरकार को सोचना चाहिए, कोई नई रूल से कुछ गाइडलाइन कुछ लाना चाहिए, तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। अगली खबर देखते हैं, अमेरिका की ट्रंप। देखिए मैं आपसे हमेशा यही कहते आ रहा हूँ कि जो भी खबरें पढ़िए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अब अमेरिका है, अब आप कहोगे कि अमेरिका खबर नहीं बता रही, ट्रंप है वो डेली कुछ ना कुछ बोलता रहता है, आज ए बोला कल भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है ना। तो आपको देखना होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्या है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे उसने ये बोल दिया कि हम कुछ इंग्लिश में बोला था, उसका मतलब हिंदी तर्जुमा ये है कि अमेरिका के लिए भारत खो गया है और चीन के साथ चला गया है भारत। उसने ये कहा, अरे भैया आपने ये सब किया तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को समझाएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें क्या ही करें, काफ़ी बार बात हो चुकी है इन सब चीज़ों पर, तो ये देखना होगा। देखिए अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत कोई एक पॉलिसी चले, हमारे साथ आ जाए या उधर चला जाए तो नुकसान है ही उसका। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भारत की हमेशा से पॉलिसी यही रही है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी यही रही है कि हमें ना तो आपके साथ जाना है ना इसके साथ जाना है, मुझे बीच में चलना है, दोनों के साथ चलना है, लेकिन बीच में मैंने बैलेंस बना के चलना है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, मोदी जी ने उसे नाम दे दिया मल्टी अलाइनमेंट। अंतर कुछ नहीं है, बात वही है, शब्द अलग है, ठीक है ना।
तो सबसे अच्छी बात हमारी विदेश नीति की है कि कितनी भी सरकारें आई गई, पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी सीधी रही और ये अपने आप में सफलता भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या है इसमें देखना है, अब कुछ नहीं देखना है। अब देखेंगे तो मोदी जी और ये ट्रम्प देखेंगे। अब बैठक होने वाली है क्वेड की, एससीओ में जो भी उठापटक हुई आपने देखा ही होगा, डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा भी हो गए थे। और फिर इधर अब ये बैठक होने वाली है आपकी इसकी ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक हो रही है। तो अब मोदी जी को लग रहा है कि ज़्यादा ट्रम्प को नाराज़ कर दिया, अब ज़्यादा नाराज़ ना करो, ठीक नहीं रहेगा। तो जयशंकर बचौली उसको शामिल होंगे, जबकि शीर्ष बैठक होती है उससे प्रधानमंत्री बैठक में भाग लेते हैं। तो अब जयशंकर भाग लेंगे, विदेश मंत्री। उधर पुतिन होंगे, ब्राज़ील से लूला डी सिल्वा होंगे, चीन के राष्ट्रपति शायद ना हो, कोई और हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अभी क्वेड की बैठक होने वाली, उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। और कौन सी खबर रह गई है, ये हो गई। हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, नहीं तो फिर मैं भी 1.5 घंटे बकवास करता रहूँ कि मोदी जी ने क्या बोला, फिर एस जयशंकर ने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि इतने कट दो इंडिया को कि इंडिया को रह रह के दर्द हो। फिर पुतिन ने क्या बोल दिया, पुतिन ने फिर फ़ोन की मोदी जी से, मोदी जी ने फ़ोन पे ये बात कही। 2 दिन बाद कुछ नहीं याद रहेगा, तो चीज़ उतनी पढ़ो कि कम पढ़ लो जो हमेशा याद रहे, समय भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, समझ रहे ना। उतना समय कुछ और पढ़ लो, मैं तो यही कहता हूँ। अगला देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, एक बार और सुन लीजिए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरजीआई जारी करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या होगा, देखिए आपने देखा होगा इसमें ये क्या क्या बताया गया। जो हमारा टीएफआर रेट है, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट है, 2 से भी नीचे आ गया है, 2.0 से भी नीचे आ गया है टोटल फर्टिलिटी रेट, आपने देखा होगा। पहले 2 था 2021-22 में, अब 2023 के बाद में 2.0 से भी कम हो गया। जबकि जो प्राकृतिक प्रतिस्थापन दर जो होती है, नेचुरल रिप्लेसमेंट रेट होती है, 2.1 होती है। यानी कि 2 लोग हैं, पति और पत्नी, तो इनमें 2.1 बच्चे होने चाहिए। इसका मतलब है कि 2 तो बच्चे होने ही चाहिए, क्योंकि माता पिता मरेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो एक बैलेंस बना रहेगा। कभी कभी अचानक से कुछ हो जाता है तो उनको भी देखना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को भी देखना है। हाँ, तो टोटल फर्टिलिटी जो रेट हमारी हो गई है 2 से भी कम आ गई है, जबकि जो प्राकृतिक प्रतिस्थापन दर होती है वो 2.1 होती है, ताकि हमारी जो जनसंख्या वो बैलेंस रहे। जितने माता पिता हैं, जब ये जाएंगे तो 2 बच्चे आएंगे, जिससे हमारा चलता रहे, ठीक है, ये होती है। इसके अलावा एक टर्म आया है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट यानी CBR। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में 1000 बच्चों पर, एक वर्ष में 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए। एक वर्ष में 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए, इसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। TFR क्या होता है, ये क्या होता है, सारा क्वेश्चन पूछा, तो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ डेटा है इसमें। CBR की बात करें, क्रूड बर्थ रेट, तो सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है बिहार की। इसका मतलब है कि एक वर्ष में 1000 लोग, सबसे ज़्यादा बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं। तो आबादी बहुत सबसे ज़्यादा जो बढ़ रही है बिहार में बढ़ रही है, और सबसे कम है वो आपकी तमिलनाडु में, ठीक है, दक्षिण का राज्य है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी जो चल रही है वो भी बिहार में ज़्यादा, दिल्ली में सबसे कम है। जैसे समाज विकसित होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, संसाधनों की कमी होती है, तो वो बच्चे खुद ही पैदा कम होने लगते हैं, तो दिल्ली में सबसे कम है, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये हो रहा है कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कम हो रहा है उससे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जनसंख्या एक निश्चित मात्रा में ही है, अब ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवस्था में अभी हमें, क्योंकि हमारे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जवान लोग हैं, और जब जनसंख्या कम रहेगी तो बेटर हम हेल्थ और एजुकेशन दे पाएंगे अपने आवाम को, अपने लोगों को। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसकी जो डार्क साइड है वो क्या है, वो साइड ये है कि पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एजिंग की समस्या आ रही है। आने वाले समय में हमारे यहाँ वृद्धों की आबादी ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी यूथ की तुलना में, तो हमारे ये प्रॉब्लम रहेगा। अगली चीज़ ये है कि रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है,
कि उत्तर के भारत में तो आबादी बढ़ रही है, ऑन द अदर हैंड दक्षिण के भारत की बात करें, दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहाँ पे आबादी कम हो रही है। तो उत्तर और दक्षिण का सीधा क्लियर कट गैप दिख रहा है, और ये गैप आपको राजनीति में भी दिखेगा, क्योंकि अभी राजनीति में अभी जो लोकसभा की संख्या में, लोकसभा की सीटें हैं, उनका आधार वर्ष है 1971 का जनगणना सेंसस। अब बात हो रही है नया सेंसस होगा, उसके हिसाब से लोकसभा की सीटों को रीअरेंज किया जाएगा। अब दक्षिण के भारत विरोध कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य, क्यों? अब वो कह रहे हैं कि हमने तो एक अच्छा काम किया कि फैमिली प्लानिंग की है, जनसंख्या को कम किया। आप क्या कह रहे हो, जनसंख्या के आधार पर ही सीटें दे रहे हो। उत्तर भारत के राज्य ऑलरेडी फेल हैं कि जनसंख्या को कम नहीं किया, जनसंख्या को बढ़ाया। हमने कम कर लिया तो हमारा रिप्रेजेंट भी कम कर रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। रीजनल इम्बैलेंस वर्सेस नॉर्थ एंड साउथ। एक है डेमोग्राफिक ट्रैप। एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आबादी तो खूब है, लेकिन जो जनसांख्यिकी लाभांश होता है, इसका मतलब जो आपकी यूथ होती है, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हम, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सरकारें भी रोज़गारों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उनके जो भी चीज़ें हैं। तो डेमोग्राफिक हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और एक समय के बाद हमारी वृद्ध आबादी बढ़ जाएगी, और जो समय था हमारे पास कुछ कर दिखाने का, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो भी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मेन चीज़ यही है। देखो, पॉपुलेशन कम हो रही है, कोई अच्छा साइन नहीं है, लेकिन ये है कम से कम ठीक है चीज़ें। अभी जो यूथ है उसका फ़ायदा लिया जाए, उसको स्किल दिया जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए, उसको बुनियादी चीज़ें दी जाएँ, ठीक है ना, ट्रेंड किया जाए, उनको रोज़गार के अवसर दिए जाएँ, ताकि हम जो यूथ है मजबूती से अपना भविष्य बनेगा, तभी देश का भविष्य बनेगा ना। तो देश जो अभी समय है हमारे पास, गोल्डन पीरियड है, तो इस समय जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, यूथ के माध्यम से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा एक बार ये जो यूथ है, ये वृद्ध आबादी बन गई, बूढ़ी आबादी बदल गई, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा आगे बढ़ने का। तो जितने मतलब सरकारें हैं, चाहे अपोजिशन है, चाहे रूलिंग पार्टी, सभी लोग इस बात पे सोचें कि हमारे पास संसाधन जो हैं इनका सही से प्रयोग करके हुए काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है ना। जैसे जापान में वृद्ध आबादी हो गई, चीन में हो गई है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सिंगापुर वगैरह की, हमारी भी आ जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल टेलीग्राम है, उस पर PDF डाल दूँगा, जर्नी टू ISPCS। एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद। ठीक है।